एशियन पेंट्स पिछले 83 सालों से इंडिया की पेंट इंडस्ट्री का बादशाह बना हुआ है। हम हो, हमारे पापा हो या फिर दादाजी, हर जनरेशन की पहली चॉइस इसी ब्रांड की ही पेंट रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं एशियन पेंट्स की शुरुआत एक छोटे से गैराज से हुई थी? कैसे इसने ब्रिटिश कंपनीज को चैलेंज किया और गांव-गांव तक अपने पेंट पहुंचाए, और आज जब बिरला, ओपस जैसे नए खिलाड़ी मैदान में हैं, तो क्या एशियन पेंट्स की बादशाहत खतरे में है? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम डिटेल में देने वाले हैं। तो दोस्तों, बात है 1942 की। एक तरफ सड़कों पर लोग आजादी के नारे लगा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक छोटे से गैराज में चार दोस्त पेंट की दुनिया में भारत को मजबूत बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इस आइडिया की शुरुआत तब हुई जब इंडिया में पेंट का पूरा बाजार ब्रिटिश कंपनीज के हाथों में था। सारा माल यूके से आता था और इंडियन ब्रांड्स को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन फिर टाइम बदला। एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में पेंट्स का इंपोर्ट कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया। ऐसे में लोगों के पास पेंट्स के ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं बचे। हालांकि उस समय एक इंडियन ब्रांड शालीमार पेंट्स काफी पॉपुलर होने लगा था, लेकिन इसके बावजूद फॉरेन ब्रांड पर लगी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से पेंट मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया था। और फिर इसी गैप को ही नोटिस किया चंपकलाल चौकसी ने। उन्होंने सोचा क्यों न हम खुद ही पेंट बनाकर इस गैप को फिल कर दें। लेकिन ये काम अकेले उनके बस की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने 3 दोस्तों को एक साथ लिया और एक छोटे से गैराज से पेंट बनाना शुरू कर दिया। पेंट बना, क्वालिटी चेक की गई, प्राइसिंग और पैकेजिंग पर काम हुआ और नाम रखा गया एशियन पेंट्स। अब बारी थी इस पेंट को मार्केट में लाने की। लेकिन जब चारों दोस्त इस पेंट को डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास लेकर पहुंचे, तो उन्होंने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि भाई ये तो नया ब्रांड है, कौन इसे खरीदेगा। लेकिन दोस्तों, चौकसी साहब पीछे हटने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने फैसला लिया कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा माल नहीं ले रहे, तो हम खुद कस्टमर्स और दुकानों तक अपनी पहुंच बनाएंगे। और फिर इसी टाइम उन्होंने नोटिस किया कि तमिलनाडु में पोंगल और महाराष्ट्र में बैलपोला जैसे फेस्टिवल लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। पोंगल में लोग अपने घर के सामने रंग बिरंगी पेंटिंग करते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में बैलपोला जैसे फेस्टिवल में किसान अपने बैलों के सींगों को कलर से डेकोरेट करते हैं। लेकिन दोनों ही फेस्टिवल में प्रॉब्लम यह थी कि इन कामों के लिए लोगों को जरूरत सिर्फ थोड़े से पेंट की थी, लेकिन मार्केट में पेंट सिर्फ बड़े टिन के डब्बों में ही मिलता था। ना कोई कंपनी छोटे पैक बनाती थी और ना ही किसी ने लोगों की जरूरतों को ठीक से समझा था। लेकिन दोस्तों, जहां औरों ने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी, वही चौकसी जी ने देखा। 1945 में उन्होंने 50 ml और 100 ml पेंट के मिनी पैक्स लॉन्च कर दिए, जिसने गाँव में धूम मचा दी। अब लोगों को पेंट खरीदने के लिए जबरदस्ती बड़े डिब्बे नहीं लेने पड़ते थे। और फिर दोस्तों, इसी स्ट्रैटेजी से ही एशियन पेंट्स अपनी जर्नी में काफी तेजी से आगे बढ़ने लगा। गांव से चलकर ये पेंट्स छोटे शहर तक पहुंचे। घरों की चौखटें और मंदिरों की सीढ़ियों से लेकर इससे दुकानों की दीवारें कलर की जाने लगी। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मेट्रो सिटीज की ऊंची इमारतों की दीवारों पर भी एशियन पेंट्स ही चमकने लगा। ऐसे में वो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने एशियन पेंट्स को लेने से साफ इनकार कर दिया था, वो खुद सामने से आकर ऑर्डर देने लगे। अब दोस्तों, सब कुछ बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन 1950s के दौरान चौकसी जी ने देखा कि पेंट को लेकर लोग 2 ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हैं। इनमें से एक था ड्राई डिस्टेम्पर, जो सस्ता तो था, लेकिन उसमें से बदबू बहुत आती थी और थोड़े दिनों में ही ये दीवारों से झड़ने भी लगता था। वहीं दूसरी तरफ था प्लास्टिक इमल्सन, जो दिखने में शानदार था, टिकता भी खूब था, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि यह आम आदमी के पहुंच से बाहर था। ऐसे में चौकसी जी ने सोचा कि आखिर आम इंसान करे तो क्या करे, क्या हमेशा वो बदबूदार ड्राई डिस्टेम्पर के साथ में समझौता करते रह जाए? जवाब था बिल्कुल नहीं। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा पेंट बनाने का सोचा जो क्वालिटी में ड्राई डिस्टेम्पर से बेहतर हो और प्लास्टिक इमल्सन से सस्ता, यानी कि ना क्वालिटी में समझौता किया जाए और ना ही दाम में बोझ बने। और दोस्तों, यहीं पर कंपनी ने एक ऐसा पेंट लॉन्च किया जो कि इन दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस था। नाम रखा गया ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। ये हर उस इंडियन के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन था जो अपने घर को संवारना तो चाहता है, लेकिन बजट के अंदर। यही वजह थी कि लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बहुत सारे दुकानों पर स्टॉक खत्म होने लगा। जहां बाकी कंपनीज के पेंट हफ्तों तक दुकानों की अलमारियों पर पड़े रहते थे, वहीं ट्रैक्टर डिस्टेम्पर 1-2 दिन में ही बिक जाता था।
और इस बढ़ती डिमांड का सीधा असर कंपनी की कमाई पर भी पड़ा और अगले 10 सालों में यानी 1952 तक एशियन पेंट्स का रेवेन्यू 23 करोड़ रुपए को टच कर गया, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। इतनी बड़ी सफलता के बाद कंपनी ने सोचा अब हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जो कि हर घर में हमारी पहचान बन सके, यानी कि अब टाइम था ब्रांडिंग को एक नए लेवल पर ले जाने की। इसीलिए साल 1954 में उन्होंने एक बड़ा एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू किया और इस कैंपेन का मकसद सिर्फ नया कस्टमर लाना नहीं था, बल्कि पुराने ग्राहकों को भी जोड़ कर रखना था। लेकिन ये करने के लिए कंपनी को कुछ ऐसा चाहिए था जो कि लोगों के दिलों को छू जाए, और इसके लिए उन्होंने कांटेक्ट किया उस टाइम के फेमस कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण जी से। आर.के. लक्ष्मण ने एक ऐसा कैरेक्टर बनाया जो कि सिंपल भी था और यादगार भी। नाम रखा गया गट्टू। बेसिकली गट्टू एक नटखट बच्चा था, हाथ में पेंट ब्रश और बाल्टी लिए हुए, बिखरे बाल और चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट। देखने में वो बिल्कुल देसी सा लगता था, ऐसा जैसा अपने पड़ोस का ही कोई बच्चा हो। गट्टू का नाम भी बहुत ही समझदारी से चुना गया था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में गट्टू एक आम निकनेम होता है। इसीलिए जैसे ही लोग इस कैरेक्टर को देखते उन्हें लगता कि ये हम में से ही एक है। लोगों से जुड़ाव और एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट भी रखा जिसमें ये बताना था कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है, और इसका जो भी सही जवाब देता उसे 500 रुपए इनाम में दिया जाता। अब उस जमाने में 500 रुपए की भी बड़ी वैल्यू थी, तो भला कौन इस कॉन्टेस्ट से पीछे रहता। यही वजह थी कि इस कॉन्टेस्ट में करीब 47,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से सिर्फ 2 लोगों का ही सही जवाब आया था, गट्टू। धीरे धीरे गट्टू सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं बल्कि एक आइकॉन बन गया। कंपनी ने गट्टू को ट्रैक्टर डिस्टेम्पर के लिए अपना मेन फेस बना दिया। साथ ही एक मजेदार टैगलाइन भी निकाली, डोंट लूज योर टेम्पर, यूज ट्रैक्टर डिस्टेम्पर। ये टैगलाइन लोगों को काफी कैची लगा। साथ ही इससे एक भरोसा भी बिल्ड हुआ कि पेंट सस्ता होने के साथ साथ टिकाऊ भी है। इस कैंपेन ने सेल्स को जैसे पंख ही दे दिए। अगले 4 सालों में कंपनी की बिक्री 10 गुना तक बढ़ गई और डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि एशियन पेंट्स को मुंबई के भांडुप में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना पड़ा। और फिर 1967 में जब एशियन पेंट्स ने लॉन्च के 25 साल पूरे किए तो उन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया जो कि हर कंपनी का सपना होता है। जी हाँ, इस साल एशियन पेंट्स इंडिया की नंबर 1 पेंट कंपनी बन गई। और सबसे खास बात कि आज पूरे 83 साल बाद भी एशियन पेंट्स उसी नंबर 1 पोजीशन पर ही कायम है। तो दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर एशियन पेंट्स ने ऐसा क्या किया जो कि बाकी दूसरी कंपनीज नहीं कर पाई। तो चलिए एक एक करके एशियन पेंट्स की शानदार स्ट्रैटेजीज को भी जान लेते हैं। पहला है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। एशियन पेंट्स को पहले ही पता चल जाता था कि अगले हफ्ते किस शहर में कौन सा रंग ज्यादा बिकेगा या फिर कौन से साइज की पेंट कैन की डिमांड आने वाली है। उस टाइम पर सभी कंपनीज डिमांड आने के बाद रिएक्ट करती थी, यानी पहले कस्टमर से पूछा जाता था कि उन्हें क्या चाहिए और फिर प्रोडक्ट भेजा जाता था। लेकिन एशियन पेंट्स ने ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया था जिससे पहले ही अनुमान लगा लिया जाता था कि किस रीजन में कौन सा प्रोडक्ट किस क्वांटिटी में कब डिलीवर करना है। इसी काम को ही करने के लिए उन्होंने उस समय का सबसे बोल्ड स्टेप उठाया था। साल था 1970 जब एशियन पेंट्स ने 8 करोड़ रुपए की भारी इन्वेस्टमेंट के साथ में एक सुपर कंप्यूटर खरीदा। इस मूव के साथ ही वो सुपर कंप्यूटर खरीदने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई थी। और दोस्तों, ये उस दौर की बात है जब देश के लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इसरो और IIT पवई के पास भी इस तरह का कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इतना ही नहीं, एशियन पेंट्स के बाद किसी दूसरी इंडियन प्राइवेट कंपनी को सुपर कंप्यूटर लाने में 22 साल लग गए थे। एशियन पेंट्स का ये सुपर कंप्यूटर वाला इन्वेस्टमेंट सिर्फ तेज कैलकुलेशन के लिए नहीं था, बल्कि उनका असली मकसद था बिजनेस डिसीजंस को गट फीलिंग या अंदाजों से हटाकर पूरी तरह से डेटा ड्रिवन बनाना। कंपनी ने इस सिस्टम में लाखों कस्टमर्स की परचेज हिस्ट्री से लेकर उनकी सीजनल चॉइसेस, रीजनल कलर ट्रेंड्स और पैकेजिंग प्रेफरेंस तक का डिटेल डेटा फीड किया। और फिर धीरे धीरे सिस्टम इतना स्मार्ट और रिफाइंड हो गया कि इसे पहले ही पता चल जाता था कि पंजाब के फेस्टिवल सीजन में कौन से कलर की डिमांड बढ़ेगी, लगन वाले सीजन में कौन सा रंग जाएगा, या फिर साउथ इंडिया में कौन से महीने में छोटे पेंट कैंस की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब कि अब एशियन पेंट्स को डिमांड का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी और न ही अंदाजा लगाकर काम करने की नीड, बल्कि डेटा की मदद से कंपनी सही समय पर सही फैसले ले लेती थी। और दोस्तों, यही वो टर्निंग पॉइंट बना जिसने एशियन पेंट्स को सिर्फ एक पेंट मैन्युफैक्चरर नहीं बल्कि इंडिया की सबसे एडवांस टेक इनेबल्ड और डेटा ड्रिवन सप्लाई चेन कंपनी बना दिया।
इसी तरह से एशियन पेंट्स की दूसरी स्ट्रैटेजी है मिडलमैन फ्री मॉडल। 1970 के आसपास जब बाकी पेंट कंपनीज अपना माल होलसेलर्स के जरिए डीलर्स तक भेजती थी, तब एशियन पेंट्स ने कुछ अलग करने का फैसला लिया। उन्होंने बीच के होलसेलर्स को हटाकर पेंट सीधे डीलर्स तक भेजना शुरू कर दिया। इससे न सिर्फ मिडिलमैन का एक्स्ट्रा खर्चा बचा, बल्कि कंपनी को सप्लाई चेन पर भी सीधा कंट्रोल मिल गया। जैसे कि आज के टाइम पर भी एशियन पेंट्स अपने प्रोडक्ट को सीधे 70,000 से भी ज्यादा डीलर्स तक पहुंचाता है। और हाँ, एशियन पेंट्स ने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं बदला, बल्कि उन्होंने पेमेंट सिस्टम भी पूरी तरह से बदल दिया। एक्चुअली उस टाइम पर ज्यादातर कंपनीज डीलर्स को 180 दिनों का क्रेडिट देती थी, जिनमें पैसा अक्सर फंस जाता था। मगर एशियन पेंट्स ने बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया। उन्होंने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया रेगुलर पेमेंट परफॉर्मेंस डिस्काउंट। इस सिस्टम के तहत अगर कोई डीलर समय पर पेमेंट करता है तो उसे 3.5% का डिस्काउंट मिलता था, और अगर वो माल आते ही तुरंत पेमेंट कर देता था तो उसे 5% तक का डिस्काउंट दिया जाता था। इन बदलाव से दोनों पार्टीज को ही खूब फायदा हुआ। डीलर्स को लगा कि समय पर भुगतान करके उन्हें सीधा फायदा हो रहा है, और कंपनी को भी अपने टाइम पर पैसा मिलने लगा। एशियन पेंट्स की तीसरी स्ट्रैटेजी है रिलेशनशिप विद डीलर्स। दोस्तों, एशियन पेंट्स ने अपने डीलर्स को कभी भी सिर्फ पेंट बेचने वाला सप्लायर नहीं समझा, बल्कि उन्हें हमेशा से अपने बिजनेस पार्टनर की तरह ट्रीट किया। और इस सोच का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टिंटिंग मशीन्स। डीलर्स को इस मशीन को लीज पर लेना होता था, और इसके लिए शुरुआत में कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था, जबकि बाकी कंपनीज इसी मशीन के लिए डीलर्स से पहले ही पैसे ले लेती थी। यही रीजन था कि एशियन पेंट्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा डीलर जुड़ने लगे, और फिर इसका रिजल्ट यह निकल कर आया कि 2001 तक जहां एशियन पेंट्स के पास करीब 15,000 डीलर्स थे, वहीं 2018 आते आते ये नंबर 52,000 के भी ऊपर पहुंच गई। इसके अलावा टियर 1 शहरों में इनके पेंट्स की दिन में 2 से 4 बार डिलीवरी होती है, और टियर 4 टाउन्स में भी अगर आपने शाम को ऑर्डर किया है तो फिर अगली दोपहर तक आपके दुकान पर पेंट पहुंच जाता है। आज की अगर बात करें तो एशियन पेंट्स इंडिया की सबसे बड़ी होम डेकोर कंपनी होने के साथ साथ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी भी है, और दुनिया की टॉप 10 पेंट मैन्युफैक्चरर में ये 8वें नंबर पर आती है। एशियन पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 60 सालों में 20% CAGR की रफ्तार से ग्रो कर रही है। मतलब कि इसका बिजनेस हर 3 साल में ही डबल हो जाता है। और हाँ, जहां एशियन पेंट्स के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर बर्जर का रेवेन्यू 11,554 करोड़ रुपए है और नेरोलक का 7,742 करोड़ रुपए, वहीं अकेली एशियन पेंट्स का रेवेन्यू है 36,183 करोड़ रुपए, जो कि उसके दोनों कॉम्पिटिटर्स के कंबाइंड रेवेन्यू से भी डबल है। लेकिन इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी पिछले 2 सालों से एशियन पेंट्स स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है, और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लास्ट क्वार्टर में उसका प्रॉफिट भी 45% तक ड्रॉप हो गया। यहाँ तक कि उसका मार्केट शेयर भी 59% से गिरकर 52% पर आ चुका है। और इसका रीजन है आदित्य बिरला ग्रुप की ओपस पेंट्स, जिसे कि इस ग्रुप की सब्सिडियरी ग्रासिम इंडस्ट्री ने फरवरी 2024 में लॉन्च किया था। और दोस्तों, लॉन्च होते ही इसने पूरे पेंट मार्केट में हलचल से मचा दी है, क्योंकि बिरला ओपस को 10,000 करोड़ रुपए के शुरुआती इन्वेस्टमेंट के साथ में लाया गया था, जो कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। यही वजह है कि सिर्फ 2 सालों के अंदर बिरला ओपस कैपेसिटी के मामले में देश की दूसरी सबसे बड़ी पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है। लेकिन सवाल तो ये है कि इतनी जल्दी ओपस इस मार्केट को डोमिनेट कैसे करने लगा। असल में बिरला ओपस ने ग्राउंड लेवल पर बहुत ही स्मार्टली काम किया है। जैसे कि एशियन पेंट्स अपने डीलर्स को पेमेंट करने के लिए सिर्फ 5 दिनों का समय देता है, वहीं बिरला ओपस उन्हें 30 से 35 दिनों तक का क्रेडिट पीरियड दे रहा है। इसके अलावा ये डीलर्स को मार्जिन भी काफी ज्यादा ऑफर कर रहा है। साथ ही बिरला ओपस पेंट एशियन पेंट्स के मुकाबले 5 से 6% तक सस्ता भी है, जिससे कि आम कस्टमर भी इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन सभी स्टेप्स को लेने के बाद से ग्रासिम पर काफी सारी मुसीबतें भी आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि ओपस की ग्रोथ के साथ साथ ग्रासिम का डेट लेवल भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मार्च 2022 में इसका डेट 74,549 करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 1,37,100 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बिरला ओपस इस समय कैश बर्न मूड में है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या बिरला ओपस की तेज रफ्तार और एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज के सामने एशियन पेंट्स घुटने टेक देगी? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं।
क्योंकि एशियन पेंट सिर्फ एक पेंट कंपनी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मजबूत सिस्टम है जिसे कि दशकों की मेहनत से खड़ा किया गया है। इसका भरोसेमंद डीलर नेटवर्क, कस्टमर प्रेफरेंस की समझ और तेज सप्लाई चेन इसे बाकियों से अलग बनाती है। और ऐसी पुरानी और मजबूत कंपनी को कोई नई कंपनी इतनी आसानी से पीछे नहीं कर सकती। सच तो ये है कि एशियन पेंट सिर्फ कॉम्पिटिटर्स पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि अपने पुराने सिस्टम को बेहतर बनाने के साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स में भी जमकर इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि आने वाले समय में उसकी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। जैसे कि कंपनी मध्य प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक नया वाटर बेस्ड पेंट का प्लांट बना रही है। पेंट प्रोडक्शन में जरूरी रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए गुजरात के दहेज में प्लांट खोला जा रहा है और मैसूर प्लांट की कैपेसिटी को 2 गुना करने के लिए 1350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किए जाने के साथ ही इसी तरह के कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि बिरला ऑपस भले ही शॉर्ट टाइम के लिए एशियन पेंट्स को नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन लंबे समय में अभी भी एशियन पेंट्स ही मार्केट का किंग रहने वाला है।